Hello friends and welcome to our channel Weekend Class, where we'll be talking about the third and the last part of the second chapter, in which the British they totally spread their influence over almost all of the India till 1856. तो अब सिर्फ 1856 तक जब उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया भारत, तो सिर्फ कब्जा करने से तो होता नहीं है। अगर आपने कोई एक पीस ऑफ लैंड पे कब्जा किया है तो उस लैंड पे अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उसको फिर से जो दोबारा जिसको आपने हराया था हो सकता है वो फिर से ले ले। तो उसके लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे आपकी जो गवर्नमेंट होती है कुछ एक चीज़ों पे रन करती है, ऑर्गेनाइजेशंस पे रन करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा कि नगर निगम होता है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, ये सारे जो हैं एक गवर्नेंस का पार्ट होते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत के मैक्सिमम हिस्से को जीत लिया तो उन्हें भी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना पड़ा। तो आज के इस एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स और द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बार जब ब्रिटिशर्स ने जो टेरिटरीज थी उन पर अपना कब्जा जमा लिया तब उन्हें ऐसा लगा कि अब वहाँ पे एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होना चाहिए ताकि अच्छे से गवर्न किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा सके। तो सबसे पहला जो इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें जो अदा किया था शुरुआत में वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत में गवर्नर जनरल आता 1773 से लेकर के 1785, एंड ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर, जो कि एक he played a very significant role in the expansion of company power as well as setting up the new administration. नए पॉलिसीज जो हैं उसने फॉर्मुलेट किए एंड ही वॉज द वन हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जरूरी है भारत जैसे देश को गवर्न करने के लिए, जहाँ पे तरह तरह की डाइवर्सिटी है। उसको गवर्न करने के लिए वैसे ही लोग भी होने चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने जनरली जो अपनी जो जीती हुई टेरिटरीज थी उनको प्रोविंसेस में डिवाइड किया। दे डिवाइडेड देयर कॉन्कर्ड टेरिटरी इनटू प्रोविंसेस। नाउ ये जो प्रोविंसेस थे उसमें 3 प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस थे। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी जिसका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में था, दूसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसका हेडक्वार्टर आज की जो प्रेजेंट मुंबई है उसमें था, एंड तीसरा जो प्रेसिडेंसी थी खुद चेन्नई। गवर्नर्स जो हैं यहाँ पे बैठते थे, इनका अपना एक सेपरेट गवर्नर होते थे। जैसे कि आज की डेट में आप जैसे सोच सकते हैं जैसे हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो इस तरीके से इसने एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। अब इसने हर डिस्ट्रिक्ट को कैसे गवर्न किया, तो एक कलेक्टर जो है, जो इसको आज की डेट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को 4 पार्ट्स में बांटा गया। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। पहला था सिविल सर्विसेज, दूसरा था आर्मी, तीसरी थी पुलिस और चौथा था जुडिशियरी। चारों ही आज भी आप देखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जहाँ तक कि सिविल सर्विसेज की बात है, तो जो सिविल सर्विसेज जो है स्टार्ट की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। जो शुरुआती उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की भी स्थापना की, कई विभागों की उन्होंने स्थापना की। उसके बाद जो है एक फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कलकत्ता में स्थापित किया गया 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो वहाँ पे स्थापित किया गया ताकि जो ये जो आज की डेट में हम लोग IAS जो सेलेक्ट होते हैं, जिनका ट्रेनिंग जो है वो मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में, तो उस वक्त जो है जो सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते थे उनकी ट्रेनिंग जो है फोर्ट विलियम्स में होती थी। तो उनको ट्रेन करने के लिए उन सिविल सर्विसेज के लोगों को फोर्ट विलियम्स की स्थापना हुई। एक और जगह थी जहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होती थी, तो वो था ईस्ट इंडिया कॉलेज। ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है वो लंदन में था और वहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो इंडिया के बारे में जान सकें और इंडिया के चीज़ों को किस तरीके से गवर्न करना है, और आने वाले जो गवर्नर जनरल्स हैं उसको बारे में इनके इस चीज़ के बारे में बताया जाता था। अब जो है 1853 तक, टिल 1853 ये जो सिविल सर्वेंट्स थे दीज वेर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर 1853 वो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंट होने लगे। तो 1853 के पहले जो है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हुआ करता था, पैनल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वो जो है इन लोगों को अपॉइंट करता था। 1853 तक एक बोर्ड हुआ करता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था, और वो ये जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको सीधा अपॉइंट कर देता था। लेकिन 1853 के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि आईएएस की परीक्षा होती है या आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, तो उसी तरीके से एग्जाम होने लगे। उस वक्त इस चीज़ को इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, आईसीएस। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में इसको आईएएस कर दिया गया। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू जो है यहाँ के लोगों को रिक्रूट किया जाता था। अब इस एग्जाम को निकालना भारतीयों के लिए कठिन था। ऐसा क्यों? बात आती है कि ऐसा क्यों था कि वो कठिन होता। पहली चीज़, आर्थिक बहुत दिक्कतें थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। एग्ज़ाम जो है वो लंदन में होता था। अब बहुत ज़्यादा भारतीय तो सक्षम थे नहीं कि जा करके लंदन में एग्ज़ाम दे पाए, बहुत महंगाई थी। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा था कि इंग्लिश जो है वो मीडियम था इस एग्ज़ाम की, और कोई मीडियम नहीं था। और भारतीय जो नागरिक है वो ज़्यादातर या तो हिंदी या बंगाली से परिचित थे। जो पढ़ा लिखा वर्ग है या बंगाली या तमिल या हिंदी, इन्हीं तीनों से ज़्यादा मैक्सिमम। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आप दे सकते थे। तो दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। थर्ड, मैक्सिमम एज जो है वो बहुत कम रखी गई थी। उस वक्त मैक्सिमम एज जो थी वो 23 है। और एक चीज़ और आप यहाँ पे जान सकते हैं कि द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज एसएन बनर्जी। तो वो पहले ऐसे इंडियन थे जो कि सिलेक्ट हुए, और वो लंदन जाकर के उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। नाउ आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी की जो ज़रूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जब उन्होंने इतना बड़ा किंगडम खड़ा किया जीत करके, इतनी टेरिटरीज खड़ी की, तो आर्मी भी उतनी चाहिए थी। कारण अभी भी उन्हें टेरिटरीज को जीतना था। इसके अलावा जो जीती हुई टेरिटरीज थी उनको प्रोटेक्ट भी करना था, नहीं तो कोई और कब्जा कर सकता था। इसके अलावा अपने जो ट्रेड थे उनको प्रमोट करने के लिए, अब ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मान लीजिए अगर एक जगह पे आप ट्रेड करने जा रहे हैं, और मान लीजिए किसी और देश भी उसको वो करने आया, ट्रेड करने आया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा। तो अपने उसको इंटरेस्ट को आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? आपकी जो आर्मी है उसके डर से दूसरा देश नहीं जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो मोनोपोली है वो ट्रेड में बनी रहेगी। तो ये चीज़ जो है आर्मी इस चीज़ को करते हैं। और दूसरे कोई भी अगर इंटरनल रिवोल्ट की संभावना को दबाने के लिए, क्योंकि आर्मी में इंडियंस को भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया था, तो एक इंटरनल रिवोल्ट की जो संभावना थी उसको दबाने के लिए जो है आर्मी में कुछ टाइप की रेजिमेंट्स बनाई गई थी कि रिवोल्ट ना रहे। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि आर्मी में थे, उनको क्या कहा जाता था? सिपॉयज। सिपॉयज जो है वो हिंदी शब्द जो था सिपाही, उसी का एंग्लो वर्ड है। इंग्लिश वर्जन जो है सिपाही का वो सिपॉयज है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो सिपॉयज कहते थे। और ये जो सिपॉयज थे दे वर मोस्टली रिक्रूटेड फ्रॉम यूपी, बिहार एंड झारखंड। और जो मुगल आर्मी थी बेसिकली वो किस टाइप की थी? उसमें 3 थे, सवार थे, उसके अलावा तीरंदाजी, सवार जो होते हैं वो कैवेलरी बेसिकली जो घोड़ा जिस पे चलते हैं, दूसरे पैदल जो कि फुट सोल्जर्स होते हैं, इसके अलावा आर्चरी जो कि तीरंदाजी में, और उसके अलावा स्वॉर्ड का इस्तेमाल होता था मुगल आर्मी में। और दे डिडंट हैव अ प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, इसीलिए मुगल्स जो है वो सामना नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुगल्स जो है आधुनिक हथियारों से लैस इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना नहीं कर पाए। तो ब्रिटिश एम्पायर जो थी उन्होंने मस्केट्स लाया। अब मस्केट क्या था कि एक हैवी गन हुआ करती थी जो कि इन्फेंट्री के लोग जो हैं उसको यूज़ करते थे, मतलब समझ लीजिए आज के डेट में एक तोप की तरह से। और मैचलॉक भी एक समझ लीजिए तोप का ही गोला, उससे थोड़ा सा और बड़ा, जिसमें जो है एक गन पाउडर से उसको इग्नाइट किया जाता था, उसमें आग लगा करके फिर इग्नाइट किया जाता था। तो मैचलॉक्स था, मस्केट था। तो इस तरीके से मिलिट्री रिक्वायरमेंट और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ब्रिटिशर्स ने एक यूनिफॉर्म, एक रूपता ले आई, डिसिप्लिन ले आया आर्मी में। तो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर का जो देन है वो ब्रिटिशर्स की ही है। अब जो है बात करते हैं पुलिस की।
ये जो इसमें भी देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही क्रिएटेड एक एफिशिएंट पुलिस फोर्स का उसने गठन किया हर प्रोविंसेस के लिए, सो डैट लॉ और ऑर्डर जो है वो हर जगह बना रहे, लोग चोरी न करें। उस वक्त एक प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, ठगी, उसको जो है बहुत ही एफिशिएंटली कुचल दिया गया। तो ब्रिटिशर्स का ये बहुत ही बड़ा योगदान था कि उन्होंने ठगी जो प्रथा थी उस पर पूरा ना उनको सफाया कर दिया, ठग्स जो थे उनसे मुक्ति कर दिलवा दी। उसके अलावा उन्होंने थानों की स्थापना की। ये सब चीज़ें उस वक्त जो है ब्रिटिशर्स ने सोची कि एक इलाके के लिए जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक थाना रहेगा, तो थाना इंचार्ज को क्या बोला जाता था? दरोगा बोला जाता था। इसके बाद हर एक टाउन लेवल पे कोतवाल होता था और विलेज लेवल पे चौकीदार होता था, मतलब एक चौकी को वो संभालता था। कुछ समय बाद जो है एक और पोस्ट क्रिएट की गई, डीएसपी। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभालने लगा। अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जुडिशरी। जुडिशरी जो है बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत पास हुई थी और इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा योगदान था। जो एक रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, उसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, और वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके बाद कॉर्नवालिस दोनों ने एक सेटअप जो है इसका तैयार किया गया। 2 हाई कोर्ट भी बने, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, 2 हाई कोर्ट कहाँ, एक चेन्नई में जो कि उस वक्त मद्रास था, और एक बॉम्बे। तो ये दोनों जगह हाई कोर्ट और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखने वाली चीज़ है। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट को 1833 में बनाया गया, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जहाँ पे पारिवारिक संबंधी देखने जाते हैं मुद्दे, और क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे क्रिमिनल क्राइम जो होता है उससे संबंधित विवाद जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाए। तो ये 1833 में जो है लॉ कमीशन आया, तो उसने ये सब सारी चीज़ों को संगित किया, और भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पीनल कमीशन या इंडियन पीनल कोड आईपीसी उसने ही गठित किया। तो मतलब 1833 का 1833 का जो आईपीसी है वो आज भी भारत में चला आ रहा है। तो इसकी सहायता से द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ। अब इसके अलावा उन्हें धर्म का भी ध्यान रखना था, क्योंकि भारत में धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कई धर्मशास्त्रियों को भी बुलाया, और ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे तो मुस्लिम्स को भी बुलाया। तो मुस्लिम लॉज को एक कोड में किया गया 1778 में, और 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया था जो कि हिंदू लॉज को भी उन्होंने वो किया। तो इस तरीके से जो है कोर्ट ऑफ अपील में उसको क्या कहते हैं, सदर निजामत अदालत, ये जो है सेटअप की गई, ये भी सेटअप की गई कलकत्ता में। इस तरीके से उन्होंने देखिए एक बहुत ही एफिशिएंट, और ये जो सिविल कोर्ट थी, दीवानी अदालत जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे भी मौलवी और हिंदू पंडित हुए करते थे जो कि इंडियन लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करते थे ताकि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो इन सिविल कोर्ट के ऊपर उनको प्रिसाइड करते थे। जो यूरोपीय, कभी भी भारतीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हमेशा यूरोपियन होते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब द क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं दे वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते, सिविल कोर्ट तो क्या कहते हैं यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर होते थे, लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे वो एक मुफ्ती या काजी के अंतर्गत हुआ करते थे, जो कि काजी जज हुआ करता था, मुफ्ती एक मुस्लिम कम्युनिटी से जो जज हुआ करता था। तो ये लोग क्या कहते हैं, लॉ को, क्रिमिनल लॉज को एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन उसकी भी निगरानी जो है कलेक्टर्स करते थे। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर। वी सॉ दैट हाउ efficient administrative system was devised by the Britishers, and even today we are following that type of system. In next episode we will come with up some other issues. Till then, thank you.